नमस्कार, डीवी लाइव बिहार झारखंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता और मेरे साथ मेरे सहयोगी यश मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में आने के लिए यश, बहुत बहुत स्वागत है और मेरे तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। इस समय अंबेडकर को लेकर अमित शाह ने जो राज्यसभा में बयान दिया उससे पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, चाहे कर्नाटक हो, लगभग हर राज्य में विपक्ष विरोध प्रदर्शन कर रहा है और संसद में तो हंगामा मचा हुआ है। संसद में विपक्ष इस बात पर अड़ गया है कि ये विरोध प्रदर्शन तब तक नहीं थमेगा जब तक कि अमित शाह इस मामले में माफी नहीं मांग लेते और यहां तक कि ये भी मांग कर रहा है विपक्ष की बर्खास्त कर देना चाहिए अमित शाह को, बीजेपी आलाकमान को। तो ये मुद्दा अब गर्माता जा रहा है और इसी को लेकर सबसे ज्यादा निगाहें इस वक्त जो हैं वो है सहयोगी दलों पर, जो एनडीए के सहयोगी दल है, जिसमें से सबसे बड़ा सहयोगी दल है नीतीश और चंद्रबाबू नायडू। दोनों को ही अरविंद केजरीवाल ने एक चिट्ठी लिखी है और अरविंद केजरीवाल ने ये चिट्ठी लिखकर एक बड़ा दांव चल दिया है और उनके दांव ने नीतीश और नायडू दोनों ही बाबुओं को मुश्किल में फंसा दिया है कि अब वो करें तो क्या करें। वो एनडीए जो कि सरकार में है उसका साथ दें या फिर उस कोर वोटर के साथ खड़े हों जिसके बलबूते वो वहां तक पहुंचे हैं, क्योंकि जो इन दोनों ही दलों का कोर वोटर है या इन दोनों की जो विचारधारा है वो बीजेपी से मैच नहीं खाती है। लेकिन क्योंकि अब ये सहयोगी हैं तो ऐसे में इन्हें कहीं ना कहीं बीजेपी के विचारों के साथ चलना पड़ता है। लेकिन अब ये अंबेडकर को लेकर जो अमित शाह ने टिप्पणी की है राज्यसभा में, ये मुद्दा अब तूल पकड़ता जा रहा है। विपक्ष ने साफ इशारा दे दिया है, संकेत दे दिया है कि वो इस मुद्दे पर इस बार शांत नहीं होने वाला है और ये बात लगातार देखने को मिल रही है। जिस तरह से आज की जो तस्वीरें संसद से आई सामने वो देखने लायक थी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सभी नीले कपड़ों में संसद में पहुंचे थे। इसी तरह कर्नाटक की विधानसभा से एक तस्वीर आई जिसमें विधानसभा के अंदर की जो तस्वीर थी अंबेडकर की तस्वीरें उसमें लगाकर रखी गई थी। तो ये विरोध प्रदर्शन बता रहा है कि बीजेपी बुरी तरह से फंसी हुई और इसी का एक नतीजा है कि कल अमित शाह सफाई देने तो आए थे लेकिन उसके बाद से अमित शाह पूरी तरह से पीछे कर दिए गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले शिवराज सिंह चौहान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वो इस मुद्दे पर एक बार फिर सफाई देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बड़ी बात ये थी कि अमित शाह जब इस पूरे मामले पर सफाई देने आए थे तो वो ना तो सफाई ढंग से दे रहे थे, दूसरी बात वो कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रहे थे और तीसरी चीज जो थी वो उन्होंने ये साफ बता दिया था कि जो भी उन्होंने बयान दिया है वो इस पर अड़े हुए हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अमित शाह को पीएम मोदी का समर्थन मिल गया, तमाम बीजेपी नेता भी उनके साथ खड़े हो गए और इससे एक बात साफ हो गई है कि विपक्ष की तरफ से जो आरोप बीजेपी पर लगाए जाते हैं कि बीजेपी संविधान विरोधी विचारधारा है, संविधान को खत्म करना चाहती है, अंबेडकर को लेकर उनकी क्या मानसिकता है, अमित शाह के एक बयान ने जो उन्होंने संसद में दिया उसने उन तमाम आरोपों पर मोहर लगा दी और इसीलिए अब ये मुद्दा गर्माता जा रहा है और इसमें अब घिरते जा रहे हैं नीतीश और चंद्रबाबू नायडू, क्योंकि केजरीवाल ने सीधे सीधे एक पत्र लिखकर इन दोनों से सवाल पूछ लिया है कि क्या आप उस अपमान का समर्थन करते हैं जो अमित शाह ने अभी अंबेडकर का किया है और उन तमाम जो लोग हैं जिनका अंबेडकर ने जिनको सम्मान दिलवाया, जिनके लिए अंबेडकर ने लड़ाई लड़ी, क्या आप उन तमाम दलितों का, ओबीसी, पिछड़े जाति, आदिवासी, उनका अपमान जो किया गया है संसद के अंदर उसे आप उसका समर्थन करेंगे? क्या आप चुप्पी साधे रहेंगे? तो ऐसे में नीतीश कुमार जो है बुरी तरह से फंसे हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में तैयारियां जो कि तेज हो चुकी हैं। आने वाले दिनों में यानी अगले साल के आखिर तक वहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं और जिस तरह से अमित शाह ने यह बयान दिया है उससे वो कोर वोटर नीतीश कुमार से नाराज हो सकता है जिसके बलबूते अभी तक नीतीश कुमार सत्ता में बने हुए बैठे हैं। तो क्या कुछ अपडेट है यश आपके पास इसको लेकर? जी धन्यवाद अंशिता जी। अंशिता जी, जैसा कि हम सब जानते हैं, हम सब सुनते आ रहे हैं, अमित शाह ने जो बयान दिया राज्यसभा में उस समय सभापति उनको टोकते हुए नजर नहीं आए, जबकि विपक्षी सांसद जब तमाम जनता के मुद्दे उठाते हैं तो सभापति उन्हें टोक देते हैं और कहते हैं कि दिस विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड। और जब इसको लेकर विपक्ष जो है विरोध जताता है तो वो कह देते हैं कि भाई सदन की कार्रवाई हम स्थगित करते हैं कल तक के लिए। लेकिन सभापति के सामने अमित शाह ये कहते हुए सुनाई दे रहे थे कि अंबेडकर अंबेडकर बोलना एक फैशन हो गया है, इतना ही नाम अगर आपने भगवान का जपा होता तो सातों जन्म आपको स्वर्ग मिलता। यहाँ पर सभापति टोकते हुए नजर नहीं आए और जब विपक्षी सांसदों ने वहां पे हंगामा विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया संसद में तो सभापति कहते हैं कि आप चुप रहिए और सुनिए। तो एक तरह से आप देखिए कि अमित शाह जो है
अंबेडकर के खिलाफ बोलकर, संविधान के खिलाफ बोलकर बहुत बुरी तरह से फंस गए और ना सिर्फ अमित शाह बल्कि पूरी एनडीए जो है वो इसमें घिर गई और विपक्ष के पाले में एक बहुत बड़ा मुद्दा आ गया है अंशिता जी, जिसको लेकर वो अब उस पर पूरा हर तरफ हमलावर है। संसद के बाहर भी हमने देखा कि जो विपक्ष है वो लगातार इसको विरोध प्रदर्शन कर रहा है और जैसा कि दलदल में होता है अंशिता जी कि जितना हम उस दलदल से बाहर निकलने की कोशिश करने के लिए हाथ पैर मारते हैं उतना हम और ही उस दलदल में धंसते हुए चले जाते हैं। कल आनन फानन में जब अमित शाह ने देखा कि जो मामला है उनके हाथ से निकलता चला जा रहा है तो उन्होंने तय किया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये उम्मीद की गई अंशिता जी कि वो माफी मांगेंगे, हो सकता है वो ये आके कहें कि मैं कान पकड़ता हूं, हाथ जोड़ता हूं, मेरे मुंह से जो है कुछ गलत बातें निकल गई संविधान निर्माता के बारे में, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, देश भर से माफी मांगता हूं। लेकिन अमित शाह आकर अपनी बात पर अड़े रहे, एक अड़ियल रवैया उन्होंने अपनाए रखा और दिन में उनके जो खास मित्र जिनको कहता है विपक्ष की नरेंद्र मोदी, उनके पास भी वो गए सलाह लेने। अगर नरेंद्र मोदी सचमुच उनके दोस्त हैं तो उनको सलाह देनी चाहिए थी कि आप देश से माफी मांग लो और मामले को सुलझा लो। लेकिन मोदी जी ने एक तरह से अपनी दोस्ती निभाते हुए ये कह दिया कि भाई कांग्रेस को लेकर उन्होंने 3 ट्वीट कर दिए। तो आप देखिए एक तरह से जो इसमें जो बीजेपी है वो माफी मांगने को तैयार नहीं और अपने ही बयान पर वो लोग अडिग हैं और इसको लेकर कहीं ना कहीं वो फंसते हुए दिख रहे हैं। अब इसको लेकर आप देखिए इसकी जो आंच है वो बिहार तक पहुंच गई है। बिहार में अगले साल चुनाव होने हैं। आज जिस समय हम लोग बात कर रहे हैं अंशिता जी, कल अगले ही साल इस समय तक बिहार में चुनाव हो चुके होंगे, नया सीएम जो है वो पदभार ग्रहण कर चुका होगा। वो कौन होगा ये तो पता नहीं, ये तो समय आने पर पता चलेगा। लेकिन केजरीवाल जो है उन्होंने इस मामले को इस तरीके से उठाया है। कल हमने देखा था अंशिता जी कि हमारे दिल्ली चैनल पर ये हमने दिखाया था कि अरविंद केजरीवाल बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर उन्होंने प्रदर्शन किया। उनके साथ तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, तमाम बड़े नेता मौजूद थे और इस मुद्दे पर उन्होंने अमित शाह को घेरा और वो जो है घेराव वो आज भी जारी है अंशिता जी। और आप देखिए अरविंद केजरीवाल ने उन्हें चिट्ठी लिखी, जैसा आपने जिक्र किया। सीधे तौर पर जो केंद्र की जो बैसाखी सरकार जिसको बोलता है विपक्ष, केंद्र में बैसाखी की सरकार बनी हुई है दोनों बाबुओं के सहारे, नीतीश और नायडू के दम पर, उनको चिट्ठी लिखकर उन्होंने केजरीवाल ने एक तरह से ये कह दिया है कि अगर आप बीजेपी के साथ हैं तो एक तरह से आप जो है संविधान के और बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ हैं और अगर आप बाबा साहब अंबेडकर का सम्मान करते हैं, संविधान निर्माता का सम्मान करते हैं तो फिर आपका बीजेपी के साथ रहने का कोई औचित्य नहीं है। और आखिरी जो उन्होंने लाइन लिखी है अंशिता जी, उस पर गौर करना बहुत जरूरी है कि इस मसले पर आप गहराई से विचार करें। किस बात पर वो गहराई से विचार करने के लिए कह रहे हैं नीतीश और नायडू को, यानी कि दोनों के समर्थन से केंद्र में सरकार बनी हुई है। अगर आपको अमित शाह का बयान प्यारा है तो उनके साथ बने रहें सरकार में और सरकार चलती रहेगी, ये 3 पहिया सरकार। लेकिन अगर आपको संविधान निर्माता का सम्मान है, जिनकी वजह से आप सदन में आप सीएम बने, जिनकी वजह से अमित शाह गृह मंत्री बने, अगर उनका ज्यादा सम्मान है तो आप सोच लीजिए कि आपको उनका समर्थन जो है वो समर्थन बनाए रखना है कि समर्थन वापस लेना है। तो एक तरह से बहुत बड़ा जो है संकेत इन्होंने दे दिया है कि अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एक साथ आ जाते हैं और अमित शाह के बयान से किनारा कर लेते हैं तो जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उस पर खतरा मंडराने लग जाएगा अंशिता जी। और अभी भी जो घटनाक्रम चल रहा है उससे कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की जो कुर्सी है वो डगमगाती हुई दिख रही है, क्योंकि अमित शाह के बाद प्रधानमंत्री का ट्वीट करना, उसके बाद तमाम केंद्रीय मंत्रियों का ट्वीट करना, विपक्ष का हंगामा करना, विरोध जताना, ये एक तरह से इस बात को दर्शाता है कि बीजेपी बहुत ही बुरी तरह से फंस गई है। और जैसा कि विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि बीजेपी संविधान विरोधी है, बीजेपी जो है बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ चलती है और बंद कमरों में जो बात होती है उसको एक तरह से अमित शाह ने उजागर करने का काम किया, अनजाने में ही सही। और बीजेपी की जो ये इस तरह की जो राजनीति है उसका अमित शाह समय समय पर एक तरह से खुलासा भी करते रहे अंशिता जी। जब उनसे पूछा गया था कि आपने तो कहा था कि काला धन आने पर और चुनाव जीतने पर 15-15 लाख सबको खाते में मिलेंगे, तो अमित शाह का ये कहना था कि वो तो एक चुनावी जुमला था, यानी उन्होंने खुलासा कर दिया था कि मोदी जी ने जो ये कहा था ये एक जुमला था और इसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो उसी तरह से जो विपक्ष आरोप लगाता है कि लोग संविधान विरोधी और संविधान की जो मुहिम लगातार छेड़े हुए हैं विपक्ष की बात एक तरह से सही साबित होती हुई दिखती है अंशिता जी कि बीजेपी अपना एक मुखौटा पहनकर जो कर रही थी कि हम बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान करते हैं और ये तमाम चीजें, उसका जो है पर्दाफाश होता हुआ दिख रहा है और बीजेपी यहाँ पे एक तरह से हाथ पैर मार रही है। और अरविंद केजरीवाल ने एक तरह से नीतीश और नायडू को चिट्ठी लिखकर कह दिया है कि आप इस पर अपना मुंह खोलें, इस पर अपना जो है स्टैंड क्लियर करें, वरना आपकी चुप्पी को यह समझा जाएगा कि आपकी मौन सहमति है अमित शाह के बयान के साथ। तो अब देखना होगा कि एक तरफ बिहार में चुनाव है, 23 तारीख से नीतीश कुमार की बिहार प्रगति यात्रा शुरू होने वाली है। भले बिहार की प्रगति हुई हो ना हुई हो ये अलग बात है, लेकिन महिला संवाद यात्रा को बदल के, तारीख बदल के, अब नीतीश कुमार 23 तारीख को पहली यात्रा के ऐलान के बाद तो अंधे मुंह गिर गए, लेकिन अब 23 तारीख को उनकी जो यात्रा है उसमें भी जब जनता के बीच जाएंगे तो जनता यही सवाल पूछेगी कि भाई अमित शाह आप उनके सहयोगी हैं, आप तो कह रहे थे कि भाई अब तो बिहार का सब काम हो जाएगा, कहाँ है भाई अब विशेष दर्जा, ये बताइए। और अमित शाह ने जो बयान दिया अगर आप चुप हैं तो क्या हम ये समझे कि आप अमित शाह के बयान के साथ हैं, आप हमारे विरोधी हैं, आप दलितों के विरोधी हैं, आप SC ST के विरोधी हैं। तो एक तरह से जो है नीतीश कुमार भी ना बोले तो फंस रहे हैं
और बोले तो भी फंसने का वो स्थिति, बस असमंजस की स्थिति में आ गए हैं नीतीश कुमार कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि चुनाव सिर पर ही है एक तरह से, जिस तरह से चुनावी मोड में है अभी नीतीश कुमार। और ये माना जा रहा है कि महाराष्ट्र और हरियाणा के जो नतीजे एनडीए के पक्ष में आए हैं या बीजेपी के पक्ष में आए हैं, उसको देखते हुए बीजेपी इसका फायदा बिहार में उठाने की कोशिश में लगी हुई है। इस तरह की अंदर खाने से खबरें आ रही है कि समय से पहले वहां चुनाव कराए जा सकते हैं, नहीं तो इस जो आने वाला साल है यानी 2025 के आखिर तक तो वहां चुनाव होने ही होने हैं। तो अभी नीतीश कुमार के लिए ये समझ नहीं आ रहा है, इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति है कि अगर बीजेपी का साथ छोड़ते हैं तो कुर्सी पर आंच आ जाएगी, और अगर बीजेपी के साथ जाते हैं तो अगले साल जो अब चुनाव होने वाले हैं उसमें कुर्सी आना मुश्किल हो जाएगी। यानी नीतीश कुमार के लिए हर तरह से मुश्किल है, और इसी मुद्दे को भुना रहा है विपक्ष जोर शोर से, केंद्र में भी और राज्य में भी। तेजस्वी यादव ने कल नीतीश कुमार को घेरा था, बीजेपी को घेरा था, और ये मुद्दा विपक्ष के हाथ में एक बड़ा मुद्दा बन गया है। अगर हम बिहार की ही सिर्फ बात करें तो बिहार में क्योंकि चुनाव है तो ऐसे में विपक्ष के बैठे बिठाए हाथ में एक बड़ा मुद्दा लग गया है। मतलब जो कोर वोटर है, चाहे वो आप पिछड़े जाति मान लीजिए या दलित मान लीजिए या दूसरे और समुदाय हैं उनकी बात कर लीजिए, जिसको संविधान में एक जगह दी गई और अंबेडकर के बदौलत ही वो जगह मिल पाई, जिस तरह से उन्होंने संविधान का निर्माण किया, तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये मुद्दा विपक्ष के लिए एक जैकपॉट की तरह है, तो उसको पूरी तरह से भुनाने की कोशिश की जा रही है। कल तेजस्वी यादव ने घेरा था इस मुद्दे को लेकर अमित शाह को, पहले उन्हें सुन लेते हैं, उसके बाद हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। क्या कुछ कहा था तेजस्वी यादव ने? अमित शाह जी ने कल जो है बाबा साहब अंबेडकर को लेकर के जो राज्यसभा में पार्लियामेंट में उन्होंने बोला, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। पहले यही भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग गांधी जी को गाली देते थे, कर्पूरी जी को गाली देते थे, अब नेहरू जी को गाली दे रहे हैं और अब अंबेडकर जी को गाली देने का काम कर रहे हैं। इन आरएसएस और भाजपा के पास कोई महापुरुष तो है नहीं, आज़ादी में इनका कोई योगदान तो रहा नहीं, केवल नफरत फैलाना, भाई को भाई से लड़ाना, यही काम में लगे रहते हैं लोग। अब चाहते हैं जो महापुरुष हैं उनके नाम को जो है बदनाम किया जाए, तो इसका हम लोग कड़ा विरोध हम लोग जो है पूरी तरीके से करते हैं। बाबा साहब अंबेडकर हम लोगों के फैशन भी है, पैशन भी है, मोटिवेशन भी है। बाबा साहब अंबेडकर तो किसी भी कीमत पर बाबा साहब अंबेडकर का हम लोग जो है अपमान जो है झेलने वाले नहीं हैं। और हम सब लोग मिलकर के जो है, कल भी हमने ट्वीट करके अपने बात को जो है सभी के सामने जो है हम लोगों ने रखा है। तो भाजपा के लोगों की मानसिकता ये दिखाती है। कल जब अमित शाह जब बोल रहे थे तो उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए और भाषा देखिए कि किस प्रकार से बाबा साहब अंबेडकर को लेकर के उन्होंने वक्तव्य दिया। उन 17 सेकंड में ही बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि इन लोगों की मानसिकता क्या है। हम लोग तो कई बार कहते रहे ये लोग संविधान विरोधी लोग हैं। ये पूरी तरीके से ये लोग बाबा साहब अंबेडकर का जो है नाम को बदनाम करना चाहते हैं, जैसे कि इन लोगों की कोशिश रही है पूर्व में, गांधी जी हों, कर्पूरी जी हों, नेहरू जी हों, इनको नाम को बदनाम करने की। तो अभी फिलहाल हम तेजस्वी यादव को सुन रहे थे। तेजस्वी यादव ने जमकर हमला बोला, सवाल पूछे, और इसी बीच अब लालू यादव का भी बयान इस पूरे मामले को लेकर आ गया है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? अंशिता जी, कल तो हमने सुना तेजस्वी यादव को, हाल ही में हमने उनका बयान सुना, वो तो बीजेपी पर, अमित शाह पर पूरी तरह से हमलावर है। लेकिन अब जो है लालू यादव, उनके पिता और बिहार के पूर्व सीएम, उन्होंने भी नीतीश कुमार पर एक करारा हमला बोला, और उनका जो एक चिर परिचित अंदाज देखने को मिलता है अंशिता जी, वो जिस तरीके से बात करते हैं उसी लहजे में उन्होंने बात कही और अमित शाह को घेरने का काम किया है। लालू यादव ये कह रहे हैं कि अमित शाह पगला गए हैं, उनको बाबा भीमराव अंबेडकर से घृणा है, और ये मैंने भी देखा है। और जब लालू यादव से पूछा गया अंशिता जी कि अमित शाह को क्या इस्तीफा देना चाहिए, तो उन्होंने कहा बिना एक क्षण सोचे अमित शाह को इसी समय इस्तीफा दे देना चाहिए। और ना सिर्फ इस्तीफा देना चाहिए अंशिता जी,
लालू यादव की मांग है कि अमित शाह को इस्तीफा देने के साथ साथ राजनीति से भी संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि उनका जो ये बयान है वो इस तरह जो भारत की राजनीति है, जो लोकतंत्र है, उसमें शोभा नहीं देता है, क्योंकि आप संविधान की वजह से ही इस राजनीतिक पद पर आज पहुंच पाए हैं। और अगर आप इसका सम्मान नहीं करें, जिसने आपको संसद तक पहुंचाया, जिसने आपको गुजरात में गृह मंत्री बनाया, देश में गृह मंत्री बनाया, जिसकी वजह से आप इस समय संसद में हैं, तो आपको एक तरह से ना सिर्फ गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देना चाहिए, बल्कि राजनीति से भी संन्यास ले लेना चाहिए। इसके साथ ही साथ कि उन्होंने ये भी कहा है कि बाबा भीमराव अंबेडकर महान है, भगवान है, क्योंकि अमित शाह ने यही कहा था कि भगवान का नाम जपते तो सातों जन्म में स्वर्ग मिलता। तो लालू यादव यही कह रहे हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर ना सिर्फ महान है, बल्कि वो दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, SC ST के लिए, पीड़ितों वंचितों के लिए एक तरह से भगवान है। तो आप देखिए पूरा जो विपक्ष है, पूरी जो विपक्ष है, उन्होंने एक तरह से ना सिर्फ बिहार से लेकर दिल्ली तक पूरा जो है एक तरह से NDA को घेरने का काम कर दिया है। तेजस्वी यादव तो हमलावर हैं ही, और लगातार ये बिल्कुल जो तेजस्वी यादव अपनी यात्रा को जारी रखे हुए हैं, उसमें वो तमाम जो जिन जगहों पर जाएंगे, जिन विधानसभाओं में जाएंगे अपनी इस यात्रा में, जाहिर तौर पर इसमें कोई शक नहीं अंशिता जी कि वहां भी उन मुद्दों को वो उठाने का काम करेंगे और अमित शाह को घेरेंगे। और इसके साथ ही साथ वहां नीतीश कुमार की चुप्पी पर भी सवाल उठाएंगे कि केंद्र में नीतीश कुमार इनके सहयोगी हैं, लेकिन किस डर से नीतीश कुमार चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। यानी जब तक नीतीश कुमार चुप रहेंगे इस मामले पर, उनकी मुसीबत जो है वो बढ़ती रहेगी, उन पर विपक्ष का दबाव बढ़ता रहेगा। और अब उन पर जो दबाव है वो इस एक तरह से लालू यादव ने भी अपने ही अंदाज में बढ़ा दिया अंशिता जी। जी बिल्कुल, यहाँ पर अब नीतीश कुमार इसलिए घिरते जा रहे हैं क्योंकि वो बीजेपी के केंद्र में और राज्य में दोनों ही जगह सहयोगी। अभी कुछ महीने पहले, या कहीं अब तो खैर साल खत्म होने वाला है, और 2024 के शुरुआत में जनवरी में ही उन्होंने एक बार फिर NDA से हाथ मिलाया था। लेकिन अब NDA से हाथ मिलाना नीतीश कुमार को भारी पड़ता जा रहा है, क्योंकि अब बिहार में चुनाव है और उससे कुछ महीने पहले, या कहें चुनाव की तैयारियों के बीच में अमित शाह का ये बयान उनके लिए बहुत ज्यादा मुसीबत पैदा कर सकता है। और वहीं दूसरी तरफ नीतीश सरकार BPSC की परीक्षा का जो मामला है उसको लेकर भी घिरती चली जा रही है। छात्रों का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है, छात्र अपनी मांग पर अड़े हैं और सरकार उनकी बात मानने को राजी नहीं है। तो कैसे छात्र और सरकार एक बार फिर आमने सामने आए हैं, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? अंशिता जी, कल ही हमने कार्यक्रम में ये डिस्कस किया था कि जो BPSC के अभ्यर्थी हैं, उन्होंने बिहार के गर्दनी बाग धरना स्थल पर धरना दे दिया है और मांग की है कि जो 912 सेंटर्स में BPSC की परीक्षा हुई है वो रद्द करे। पहले उनकी ये मांग थी कि एक सेंटर जो बापू एग्जाम सेंटर है पटना में, उसकी एग्जाम जो है उसको कैंसिल किया जाए, वहां री एग्जाम हो। लेकिन छात्रों को कहीं ना कहीं से और पूरे बिहार राज्य से ये खबर मिली कि कई सेंटर्स पर ऐसी धांधली देखी गई है, कई सेंटर्स पर जो है एक तरह से पेपर लीक की खबरें सामने आई और कई सेंटर्स पर क्वेश्चन पेपर देर से पहुंचे। तो इसमें जो परीक्षा नतीजे हैं अंशिता जी, वो प्रभावित होंगे, ये कहना है छात्रों का। तो छात्रों का जो संगठन है वो ये कह रहा है कि हम इस आंदोलन में, इस प्रोटेस्ट में तब तक डटे रहेंगे जब तक सरकार, नीतीश सरकार हमारी मांग नहीं मान लेती। उन्होंने ना सिर्फ ये कहा है कि 912 सेंटर्स की परीक्षा रद्द की जाए, दोबारा कराई जाए, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे पास सबूत है, बस BPSC को ये करना है कि 912 सेंटर्स की जो CCTV फुटेज है वो आप जारी करें, और अगर आप पाक साफ हैं और आप बता रहे हैं कि कोई धांधली नहीं हुई है, तो फिर आप CCTV फुटेज जारी कर दें। अब देखिए एक कदम आगे बढ़कर उन्होंने BPSC चेयरमैन का इस्तीफा मांग लिया कि आप हमारी मांग ये सुनकर भी अगर उसको अनसुना कर रहे हैं, और आपको अगर नीतीश कुमार की तरफ से आदेश आ रहा है कि छात्र आंदोलन कर रहे हैं तो करने दो, उनकी मांगे मानने की जरूरत नहीं है, तो फिर एक तरह से आप अपने पद पर रहकर भी पद का जो दायित्व है वो निभा नहीं रहे, तो आपको एक तरह से नैतिकता के उस पे आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप देखिए नीतीश कुमार की निष्ठुरता, आप देखिए कि छात्र जो है वो कल से आंदोलनरत हैं, और ऐसा नहीं है कि वो घर जाकर वापस आंदोलन के लिए आ रहे हैं। ठंड का महीना चल रहा है, दिसंबर का महीना चल रहा है, और छात्र रात को कंबल ओढ़े, जो कुछ भी उन्हें मिला उसको ओढ़कर वो रात भर उसी सड़क पर, उसी धरना स्थल पर बैठे रहे और लगातार वो आंदोलन रहते हैं। अंशिता जी, उनका यही कहना है कि सभी सेंटर्स की परीक्षाएं रद्द हों, CCTV फुटेज सभी सेंटर्स के सामने लाए जाए, और इसके साथ ही साथ जो चेयरमैन है BPSC के, वो फौरन ही इस्तीफा दे। इस पर नीतीश कुमार अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। एक तरह से जो बिहार के युवा हैं, जो बिहार के भविष्य हैं, और जो भावी वहां के जो सरकारी अधिकारी हैं, उनकी जो है बिहार सरकार, नीतीश सरकार सुध लेती हुई नहीं दिख रही है। अगर किसी को कुछ हो जाता है इस दौरान तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो इसको लेकर जो है छात्र बिल्कुल एक तरह से आर पार की लड़ाई में आ गए हैं। और हमने हाल ही में देखा था कि यूपी में क्या हुआ था, RO की परीक्षा में योगी सरकार को घुटनों पर ले आए थे छात्र। तो नीतीश सरकार इससे भी नहीं चेती है, शायद उसको भी यही ट्रीटमेंट यहाँ पे छात्रों से चाहिए। और अगर नीतीश सरकार इनकी मांगों को नहीं मानती है तो इसमें कोई दो राय नहीं अंशिता जी कि छात्रों का ये जो आंदोलन है ये भविष्य में चल के कुछ दिनों में उग्र रूप भी ले सकता है। जी तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि बिहार में इस समय एक तरफ तो अंबेडकर के मुद्दे के चलते विपक्ष हावी हो गया है नीतीश कुमार पर, और वहीं दूसरी तरफ BPSC परीक्षा का जो मामला था वो शांत होता नहीं दिख रहा है। और
छात्र अब नाराज हो गए हैं। तो एक तरह से जो नीतीश कुमार का कोर वोटर है वो नाराज हो सकता है अगर नीतीश कुमार ने जल्द ही इस मामले को लेकर कोई एक्शन नहीं लिया या बीजेपी के इस बयान से किनारा नहीं किया या किसी भी तरह की अगर प्रतिक्रिया नहीं दी और इसी तरह नीतीश कुमार अगर अपने फायदे के लिए इस मामले पर चुप्पी साधे रहे तो जो कोर वोटर है उनका वो छिटक जाएगा। दूसरी तरफ बीपीएससी परीक्षा का जो मामला गरमाता चला जा रहा है, जिस तरह से छात्रों की नाराजगी बढ़ती जा रही है, सरकार उनकी समस्या नहीं सुन रही है, उनकी मांग पूरा नहीं कर रही है, तो ऐसे में छात्र भी नाराज हो सकते हैं और इससे नुकसान नीतीश कुमार को होगा, बीजेपी को होगा, एनडीए को होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका यश, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तमाम दर्शकों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव।